नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्या। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर शुरू कर रहे हैं जो क्लास 9th का नेशनलिज्म इन इंडिया है। सॉरी, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर है। क्लास 9th के लिए, टर्म 2 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और इससे लगभग हमारे टर्म 2 के एग्जाम में, यानी जो एनुअल एग्जाम है उसमें से लगभग 90 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? पहले पढ़ना है कि व्हाट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज को हम आसानी से समझ लें तो ये जो चैप्टर है वो हमारे अंडर कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसका? द स्टोरी ऑफ हेलमथ की, जो कि एनसीईआरटी की स्टोरी है। एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज से शुरू होती है और इस पॉइंट में हम लोग खास करके ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हेलमथ के द्वारा ये बताने का कोशिश किया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति थी, वहां पे जो नाजी पार्टी थी उसके जो सपोर्टर थे उनकी क्या स्थिति थी, हम लोग इस स्टोरी के बाद समझेंगे। दूसरा हमें पढ़ना द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। मेनली हमारा जो टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता था, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तीसरा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। The year of Great Depression, Hitler's rise to power, the Nazi worldview, youth in Germany, the art of propaganda, the ordinary people and the crisis, crime against humanity। और अंत में हम लोग टाइमलाइन को पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी यही 12 टॉपिक है इस चैप्टर में, जिससे हम लोग एक एक करके करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द स्टोरी ऑफ हेलमथ। देखिए, 10-12 साल का लड़का है ना। हेलमथ जो है वो क्या है? 10-12 साल का लड़का है। हेलमथ क्या है? एक 12 साल का लड़का है ना। 10-12 साल का एक लड़का है जो बेचारा बहुत डरा हुआ रहता है। पिताजी डॉक्टर हैं। एक बार होता क्या है कि सर, ये जो इसके पिताजी हैं वो ऑफिस में अपने आप को शूट कर लेते हैं, सेल्फ शूट कर लेते हैं। इसको हमेशा डर है कि हमारी माँ जो है हमारे खाना में जहर मिला देगी, इसलिए ये डरा रहता है, खाने में भी डरता है। हुआ क्या है कि एक दिन इसके मम्मी और पापा रात में झगड़ रहे हैं और वो हार्ड टोन में बात कर रहे हैं, उन्हें झगड़ा हो रहा है, और अगले दिन ही इसके पिताजी अपने आप को शूट कर लेते हैं। इस छोटे से कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी ये बताने का कोशिश करता है कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति थी, और जर्मनी की स्थिति में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि वहां का कंडीशन बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था। लोग जो है अपनी लाइफ इतना डिस्टरबेंस के साथ जी रहे थे कि उनको लग रहा था कि सर हमें कभी भी मार दिया जा सकता है। अब यहां से पता चलता है कि ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि उसके पिताजी नाजी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, है ना। नाजी आइडियोलॉजी, ये जो नाजी आइडियोलॉजी है, ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो बेस्ड है किसके? नेशनलिज्म के, है ना। नेशनलिज्म पर बेस्ड एक आइडिया है जो बताता था कि जर्मनी अगर अच्छे से विकास करना है तो वो अपने नाजी आइडियोलॉजी के कारण करेगा। और इसी नाजी आइडियोलॉजी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर, वो सपोर्ट करते थे, है ना। और हिटलर को ह्यूमैनिटी का इनेमी बोला जाता, यानी इनेमी ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट ह्यूमन, क्योंकि वो अपने जीवन में करीब करीब 12 मिलियन लोगों को वो मारा, है ना। ये स्थिति है। अब आता है कि बात सर, ऐसी स्थिति जब आ गई तो एक्चुअली शुरू से कहानी शुरू करते हैं।
जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर जाइएगा तब आपकी कहानी रियलिटी से शुरू होगी। देखो हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ना, वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। कब से कब तक हुआ? तो 1940 से लेकर के 1980 तक 4 साल ये वर्ल्ड वॉर चला। और इस 1918 के बाद जो भी चीजें हुई वो जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं था। इसके बारे में ही हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का बर्थ, जन्म कैसे होता है ना, वाइमर रिपब्लिक का जन्म किस तरीके से होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए जर्मनी जो है, उस समय जर्मनी एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था। कहानी कब की है? लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास, है ना, 20वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था। 1914 से लेकर के 1918 तक एक किंग हुआ जिसका नाम हुआ था ऑस्ट्रियन इंपायर, है ना। ऑस्ट्रियन इंपायर के साथ मिल करके ये युद्ध लड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, कह सकते हो ऑस्ट्रियन इंपायर था। और इसके अगेंस्ट में, मतलब जो जर्मनी वाला ग्रुप था उसका नाम था सेंट्रल पावर, है ना, क्या नाम था? सेंट्रल पावर। और अगेंस्ट में किसके लड़ रहा था? तो एलाइड के अगेंस्ट में लड़ रहा था, एलाइड के अगेंस्ट में। एलाइड में कौन कौन से देश थे सर? तो वो थे इंग्लैंड, है ना, पहला इंग्लैंड थे, दूसरा था फ्रांस और तीसरा था रसिया, है ना। ये 3 देश मेनली रूप से लड़ रहे थे। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, ये सब। शुरू में क्या हो गया कि जर्मनी जैसे ही ये युद्ध लड़ना स्टार्ट किया तो उस समय टेम्पोरली इसको बहुत फायदा हुआ। ये 2 देश को जीत लिया, फ्रांस को और पोलैंड को, सॉरी बेल्जियम को। ये 2 देश को ये जीत लिया। लेकिन सडनली क्या होता है कि 1917 में यूनाइटेड स्टेट इसमें एंट्री मारता है। और जैसे ही यूनाइटेड स्टेट एंट्री मारता है तो पासा पलट जाता है युद्ध का। एलाइड जीत जाते हैं, है ना, और जो सेंट्रल था वो हार जाता है। अब इस समय क्या हो गया कि जो जर्मनी के किंग थे, है ना, वो वहां से भाग जाते हैं और वहां पे एक टेम्पोरली एक पार्लियामेंट्री बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक, है ना। टेम्पोरली बनाया जाता है एक पार्लियामेंट्री बॉडी जिसको कहते हैं हम लोग वाइमर रिपब्लिक। अब ये वाइमर रिपब्लिक जो है क्या क्या काम किया है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो जैसे ही वाइमर रिपब्लिक बनता है तो ये वाइमर रिपब्लिक बन के क्या करता है? युद्ध पे चर्चा करता है। देखो सबसे पहले क्या है, जर्मनी वाज ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट एलाइड। अब आता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। देखो जब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो पीस ट्रीटी पे साइन करना होता है। और जैसे पीस ट्रीटी पे साइन करना पड़ता है तो ये वर्साइल एक जगह है जहां पे ये पीस ट्रीटी साइन किया गया। यहां पे ही जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतरी हुआ, यानी उसको दबाया गया। कैसे दबाया गया इस पर हम लोग बात करेंगे। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विथ लाइव्स में एलाई बाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी। एलाई के साथ जो वहां पे ट्रीटी किया गया था वो बहुत ही कठिन था और बहुत ही अपमानजनक थी। किसके लिए? जर्मनी के लिए। क्या हो गया इसमें? जो उस समय जर्मनी लोगों को गुलाम बना के रखा था वो इससे चला गया। इसका 1/3 पॉपुलेशन चला गया, है ना। इट्स ओवरसी कॉलोनी
1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरी। जो इसका अपना भूभाग था सर, वो भी 13% चला गया। 70% ऑफ आयरन और 26% ऑफ कोल। ये कौन ले लिया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया। ये 4 देश मिलकर के 70% इसके आयरन ओर पर कब्जा कर लिया और 20% कोयला पे कब्जा कर लिया। ठीक। तीसरा क्या है? 6 बिलियन लिब्रे जर्मनी को पेड करना पड़ा एज द कंपनसेशन ऑफ वॉर। मतलब वॉर जो हुआ तो उससे जो एलाई देश के लोग थे उन्होंने बोला कि सर आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। और जब जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इसके लिए, तो इसके लिए इसको 6 बिलियन लिब्रे कंपनसेशन के तौर पे चुकाना पड़ा, है ना, जिसके कारण जर्मनी का हालत खराब हो गया सर। तो हमें पढ़ना द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। इफेक्ट्स ऑफ वॉर जो है वो पूरी तरीके से जर्मनी को हिला कर रख दिया, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फाइनेंशियली हो। साइकोलॉजिकली का मतलब है कि वहां के मनोदशा सभी लोगों की बिगड़ गई कि ये क्या हो रहा है, और फाइनेंशियली आप लोग समझते हो कि उसे बहुत ही पंगु बना दिया गया। यूरोप बिकम ए कंटिनेंट ऑफ डिबेटर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। यूरोप जो था पहले क्रेडिटर हुआ करता था, लोगों को लोन देता था, अब वो कर्ज लेने वाला हो गया। The Weimar Republic carried the burden of war guilt. वाइमर रिपब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ आ गया, है ना। नेशनल ह्यूमिलिएशन की बात आई। इट वर फोर्स टू पे ए ह्यूज कंपनसेशन, बताए थे आपको, है ना। वो कितना था? लिब्रे ऑफ 6 बिलियन, है ना। 6 बिलियन चुकाया गया उसको कंपनसेशन के तौर पे। अब वहां के 3-4 तरीके के लोग थे। सबसे पहले को कहा जाता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट उसको कहते हैं जो समाज, जो ये मानते हो कि समाज में ना तो गरीब होना चाहिए ना अमीर होना चाहिए। कैथोलिक उसको कहते हैं जो रिलीजियस कल्चर पे काम करते हो। डेमोक्रेट्स आप लोग को मालूम है। ये तीनों जो है वो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, ठीक। और सॉरी, ये सभी इसको क्रिटिसाइज करते थे। इसी क्रिटिसिज्म को हम लोग नवंबर क्रिमिनल के नाम से जानते हैं, है ना, नवंबर क्रिमिनल्स। और ये कहने वाले कौन लेते थे? कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट। जो कंजर्वेटिव किस्म के लोग थे उन्होंने ये कहना स्टार्ट किया कि ये तो नवंबर क्रिमिनल्स है ना। इसके बाद आता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स वेर प्लेस अबव सिविलियंस एंड द मीडिया ग्लोरीफाइड देयर ट्रेंस लाइफ। However, the truth was just the opposite. They lived miserable life in trends. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऐसा कहा जा रहा था कि जो सोल्जर्स हैं, जो लड़े हैं, उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही है। मीडिया इसको इसी तरीके से दिखा रहा था, लेकिन स्थिति ज्यादा भयानक थी। और वो स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि लोग एक दूसरे को, महंगाई के कारण जान जा रही थी लोगों की, खाना नहीं मिल रहा था, ठीक। तो उसके बाद क्या है कि एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, नेशनल ऑनर एंड सपोर्ट ग्रो फॉर द कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप एट द टाइम ऑफ यूरोप। डेमोक्रेसी वाज ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि यहां पे डिक्टेटरशिप हो जाना चाहिए, जो कि क्या करे, एग्रेशन के साथ काम करे नेशनल ऑनर के लिए। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उस समय तक डेमोक्रेसी को एक फ्रेजाइल आइडिया माना जा रहा था। इतना मतलब लग रहा था लोगों को कि यह डेमोक्रेसी कैसे चल सकता है ना। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसके बाद हम लोग वहां के इकोनॉमी पर बात करेंगे, वहां के पॉलिटिकल ऑर्डर पे बात करेंगे, और देखेंगे कि हिटलर किस तरीके से पावर में आया है सर, और वो किस तरीके से जर्मनी को एक हब में चेंज कर दिया, है ना। तो चलिए, आप लोग तो को पता है कि सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, और लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।